Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। यूक्रेन पर रूस का हमला आज 8वें दिन में प्रवेश कर गया है। भारत की प्राथमिकता आज भी यूक्रेन में फंसे बाकी भारतीय छात्रों को सुरक्षित यूक्रेन की सीमाओं से निकालने की है, फिर वहां से भारत लाने की है। दूसरी प्राथमिकता है भारतीय कूटनीति को पूर्व और पश्चिम की तरफ से पड़ रहे दबावों से बचाने की, ताकि भारत अपने हितों के हिसाब से अपना भविष्य तय कर सके। इन्हीं बिंदुओं पर बात होगी आज दिन की बड़ी खबर में। शुरुआत वहां से करते हैं जहां हमने कल बात खत्म की थी। 2 मार्च को कीव स्थित भारतीय दूतावास ने खार्किव में भारतीय छात्रों को सलाह दी थी कि यूक्रेन के समयानुसार शाम 6 बजे तक खार्किव शहर को खाली कर दें। ये एडवाइजरी रूस से मिली जानकारी के आधार पर जारी की गई, ऐसा बताया गया था। आशंका जताई गई थी कि इस डेडलाइन के बाद रूसी सेना खार्किव में अपने अभियान में तेजी ला सकती है। 2 मार्च की रात ही प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। इस बातचीत में भी खार्किव में फंसे भारतीय छात्रों को सकुशल निकालने पर चर्चा हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से लिखा गया कि खार्किव से भारतीय छात्रों को निकालने में रूसी सेना ने मदद करनी शुरू कर दी है। पूरा देश मना रहा था कि किसी तरह भारतीय छात्र खार्किव से निकल जाएं। तभी रूस ने एक दावा करके छात्रों के परिवार वालों और भारत सरकार को परेशानी में डाल दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा कर दिया कि यूक्रेन की सेना खार्किव से निकलने के इच्छुक भारतीय छात्रों को बंदी बनाए हुए है। रूसी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि रूस की सेना भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है और फंसे हुए छात्रों को रूस के रास्ते भी निकाला जा सकता है। इसके लिए रूसी सेना के विमान या भारतीय विमानों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन जो बड़ा चार्ज था वो हॉस्टेज बनाने वाला ही था कि भारतीय छात्रों को बंधक बना लिया गया है। इस पर आज भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कह दिया है कि भारतीय नागरिकों के अगवा किए जाने की कोई जानकारी यूक्रेन में भारतीय दूतावास को नहीं मिली है। मंत्रालय ने अपने जवाब में लिखा है कि यूक्रेन में दूतावास भारतीय नागरिकों से संपर्क में है। यूक्रेन की सरकार की मदद से कई छात्रों ने 2 मार्च को ही खार्किव छोड़ दिया था। खार्किव और आसपास के इलाकों से भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु रेलगाड़ियों का इंतजाम करने के लिए यूक्रेन की सरकार से मदद मांगी गई है। बयान में विदेश मंत्रालय ने इस कवायद में मिल रही मदद के लिए यूक्रेन के साथ साथ रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, मोल्दोवा और रूस की सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। भारतीय छात्रों को अगवा करने में यूक्रेन का नाम लिया गया तो देर रात यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने भी एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा कि अफ्रीका और एशिया के जो छात्र रूस के आक्रमण के चलते यूक्रेन छोड़ना चाहते हैं उनके लिए एक हॉटलाइन स्थापित की गई। उन्होंने एक नंबर भी दिया +380934185684 +380934185684। इसके साथ कुलेबा ने लिखा कि यूक्रेन की सरकार इन छात्रों को जल्द से जल्द यूक्रेन से निकालने पर काम कर रही है। रूस को अपना आक्रमण रोकना चाहिए। खार्किव में फंसे भारतीय छात्रों के लिए दूतावास ने आज फिर एक संदेश जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि जो भारतीय छात्र खार्किव में हैं वो दूतावास द्वारा जारी एक फॉर्म भर दें। पिसो चिन्ह में जो भारतीय हैं उन्हें ये फॉर्म नहीं भरना है। अब आते हैं आज पर। आज भी यूक्रेन के पड़ोसी देशों से छात्रों को भारत लाने का काम जारी रहा। इस काम के लिए निजी एयरलाइंस के साथ साथ भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े मालवाहक विमान C-17 ग्लोबमास्टर को भी लगाया गया है। हिंडन स्थित भारतीय वायुसेना का स्काईलॉर्ड स्क्वाड्रन इन ग्लोबमास्टर्स को उड़ा रहा है। आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि अब तक ऑपरेशन गंगा के तहत 30 उड़ानों में 6,400 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया है और 18,000 भारतीय नागरिक अब तक यूक्रेन की सीमाओं से बाहर आ चुके हैं। ये संख्या अब और ऊपर चली गई हो सकती है क्योंकि बयान के बाद भी फ्लाइट्स चली हैं। बागची ने वैसे अपने बयान में ये भी कहा था कि अगले 24 घंटों में 18 और उड़ानें ऑपरेशन गंगा के तहत चलाई जाएंगी। अगले 2 से 3 दिनों में बड़ी संख्या में भारतीयों को स्वदेश ला लिया जाएगा, ये भरोसा दिया उन्होंने। आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेश मामलों की सलाहकार समिति को ऑपरेशन गंगा की जानकारी भी दी। विदेश मामलों की सलाहकार समिति में सरकार के साथ साथ विपक्ष के सांसद भी शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने इस बारे में एक ट्वीट करके बताया कि बैठक के दौरान समिति ने रूस यूक्रेन संकट के सामरिक और मानवीय पक्षों पर चर्चा की। साथ ही भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से वापस लाने के अभियान को सभी सदस्यों ने मजबूत समर्थन भी दिया। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट में भी उठा। आज मोल्दोवा में फंसी एक छात्रा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई। ये याचिका मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस एस. बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच के समक्ष आई।
याचिका में कहा गया था कि कई छात्र बिना खाने और पैसे के ठंड में फंसे हुए हैं। याचिका पर न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा है कि याचिका में दी गई जानकारी का अध्ययन करें और देखें कि क्या वाकई कुछ छात्रों को यूक्रेन की सीमा से पड़ोसी राज्यों में घुसने नहीं दिया जा रहा है। पड़ोसी राज्य माने पड़ोसी देश। न्यायालय के आदेश पर मामले से संबंधित दस्तावेज एक विशेष दूत द्वारा अटॉर्नी जनरल को भिजवा भी दिए गए हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने न्यायालय को बताया कि प्रधानमंत्री यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपतियों से बात कर चुके हैं और मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भी भेजा गया है कोऑर्डिनेशन के लिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इस मामले को दिखवाएंगे। अब आते हैं रूस यूक्रेन संकट के कूटनीतिक पक्ष पर। भारत के यूक्रेन और रूस दोनों से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, इसीलिए रूस यूक्रेन संकट के दौरान भारत ने संयम से काम लेने की कोशिश की है। खासकर इसलिए कि भारतीय नागरिक युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए थे, अभी भी हैं कुछ। पश्चिम के देश अमेरिका के नेतृत्व में लगातार रूस के खिलाफ सख्त हो रहे हैं और दबी जबान से ही सही, लेकिन इस बात को रेखांकित करते जा रहे हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ नहीं जा रहा है। भारत ने अब तक इस दबाव को दरकिनार करते हुए अपने हितों को तरजीह दी है, क्योंकि रूस के साथ भारत अपने व्यापारिक और सामरिक संबंधों को एक झटके में खत्म नहीं कर सकता, न चाहता है ऐसा। इसीलिए भारत ने लगातार शांति की अपीलें जारी की हैं। इस बीच एक और घटना होने जा रही है जिस पर पश्चिम का बहुत ध्यान रहेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी क्वाड यानी कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग की एक वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। क्वाड 4 देशों का समूह है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। क्वाड के तहत ये चारों देश हिंद महासागर के इलाके में राजनयिक और सामरिक सुरक्षा पे काम करते हैं। इशारों में ये चीन के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर एक चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम बनाने की कोशिश मानी जाती है। अब चीन से रूस की गहरी होती दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। यूक्रेन युद्ध के मामले में भी चीन ने कमोबेश वेट एंड वॉच नीति का पालन किया है, क्योंकि विशेषज्ञ ये मानकर चल रहे हैं कि युद्ध का नतीजा जो भी हो, इसका फायदा चीन को होकर रहेगा। बड़े विनर्स में से चीन भी होगा। अब क्वाड की बैठक होने जा रही है तो ये देखना होगा कि रूस के दोस्त चीन को काबू में रखने के लिए बनी गोलबंदी में रूस को लेकर क्या बात होती है। वैसे इस बैठक का एजेंडा है इंडो पैसिफिक डेवलपमेंट्स। इसके पहले क्वाड देशों के नेता सितंबर 2021 में भी मिले थे वॉशिंगटन में। इस साल फरवरी के दूसरे हफ्ते में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी मेलबर्न में, जिसमें डॉक्टर जयशंकर गए थे, हमारे विदेश मंत्री। भारत को छोड़कर क्वाड के सभी सहयोगी देशों ने माने ऑस्ट्रेलिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की है और यूक्रेन का पक्ष लिया है। अमेरिका के अलावा जापान ने भी रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू ने कहा था कि अमेरिका भारत से रूस यूक्रेन युद्ध पर अपनी स्थिति साफ करने की अपील कर रहा है। अमेरिका में दोनों राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने यानी कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने भारत के रुख की आलोचना भी की है। दूसरी तरफ भारत ने संयुक्त राष्ट्र में ऐसे किसी भी प्रस्ताव से दूरी बनाई रखी है जो रूस के खिलाफ जाता था। इसे एक संतुलित रुख बताते हुए दिल्ली स्थित रूसी दूतावास ने सार्वजनिक रूप से भारत की तारीफ भी की थी। भारत चाहता है कि उसे रूस या अमेरिका किसी के भी पक्के दोस्त या दुश्मन की तरह न देखा जाए और इसीलिए भारत की पूरी कोशिश रहेगी कि क्वाड की बैठक उसी एजेंडे पर बनी रहे जो तय हुआ, यानी कि इंडो पैसिफिक डेवलपमेंट्स, जिसमें यूक्रेन शामिल नहीं है। अगली खबर पर चलने से पहले 2 अपडेट्स और। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में उन भारतीय छात्रों से मुलाकात की जिन्हें ऑपरेशन गंगा के तहत भारत लाया गया है। प्रधानमंत्री ने छात्रों का हालचाल पूछा और छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए। लोगों को ऐसे अनुभव से गुजरना पड़ा है, इतनी छोटी आयु में, वो भी दूर, अकेले। मैं कल्पना कर सकता हूं कि किस प्रकार की मानसिक परिस्थिति से आपको गुजरना पड़ा होगा। कठिनाइयों के बीच भी हम ठीक से अभी इवैक्यूएशन कर पा रहे हैं। हम लोग तो उम्मीद भी छोड़ दिए थे कि वापस इंडिया जा पाएंगे, क्योंकि 2 मार्च की हम लोग की फ्लाइट थी जो कि कैंसिल हो गई थी। जब इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट वर्क किए तो हम लोग को एक नया उम्मीद मिला कि वापस इंडिया जा पाएंगे। ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक कि विदाउट इंडियन गवर्नमेंट हेल्प हम इंडिया वापस सेफली आ पाते। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी, हमारे लिए फ्लाइट्स अवेलेबल थे, हमें एयरपोर्ट जाने का एकदम आराम से सुविधाएं मिली, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब बहुत अच्छे से हमारे बाकी सारे स्टूडेंट जो फंसे हुए थे वो कल भी लैंड कर गए हैं, कुछ आज लैंड कर गए हैं। थैंक यू मोदी सर, हम लोगों ने बहुत आराम से हम वहाँ से निकल गए हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत ही सुरक्षित तरीके से हमारे कंट्री में पहुंचाया। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसे महान देश में पैदा हुआ। उस ड्यूरेशन में हमारे पास कोई होप नहीं था। हमें बचाने के लिए हमारे पेरेंट्स कुछ भी कर सकते हैं, पर उस सिचुएशन में सर पेरेंट्स कांट डू एनीथिंग।
चेक पोस्ट हमें मिली जहाँ पे हमारी चेकिंग हुई, आर्मी अंदर आई, बट उन्होंने छोड़ दिया हमें, मतलब हमारे फ्लैग को देख के छोड़ दिया। दूसरा और बहुत ज़रूरी अपडेट, वो छात्र खासतौर पर उस पर ध्यान दें जो अभी यूक्रेन में हैं। अगर आप यूक्रेन में खार्किव में हैं तो ये एडवाइजरी आपके लिए ही है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने छात्रों से रूसी भाषा में सामान्य बोलचाल के कुछ शब्द और वाक्य सीखने को कहा है। ये हैं, हम इनको अंग्रेज़ी में और रूसी भाषा में पढ़ के बता रहे हैं, मेरे उच्चारण में खामी हो सकती है, हम इनको स्क्रीन पे भी लगा देंगे इन चीज़ों को। पहला वाक्य है आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया, अंग्रेज़ी में हो गया, और रूसी में आप कहेंगे या स्टूडेंट इजी इंदी। दूसरा वाक्य है आई एम अ नॉन कॉम्बैटेंट, मैं लड़ाका नहीं हूँ, इसको रूसी में आप कहेंगे या नी कॉम्बातंत। तीसरा वाक्य है प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए, पोजालुस्ता पोमोगाइट मी, ये रूसी में हो गया। रक्षा मंत्रालय की एडवाइजरी को खार्किव और यूक्रेन में खराब होने वाले हालात को लेकर आग्रह किया गया है। इस एडवाइजरी के अंदर रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन में इन घटनाओं से आपको खतरा हो सकता है। एक एक करके नोट कीजिए। अगर आप यूक्रेन में हैं और खार्किव में हैं तो ऐसा हो सकता है, होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं, हो सकता है, उसके लिए आपको तैयार करने की कवायद है। हवाई हमले, ड्रोन से हमले, मिसाइल हमले, बंदूकों से फायरिंग हो सकती है, स्मॉल आर्म्स, ग्रेनेड धमाके, मोलोटोव कॉकटेल, वो जो बोतल के अंदर एक ऊपर आग सुलग रही होती है, उसको फेंकने से आग का एक धमाका सा होता है, उसे हम मोलोटोव कॉकटेल कहते हैं, इसका भी खतरा है। बिल्डिंग गिर सकती है, मलबा गिर सकता है, डेब्री, इंटरनेट जैमिंग हो सकता है कि आप अपने फ़ोन का इंटरनेट इस्तेमाल ना कर पाएँ, बिजली, पानी और खाने की कमी हो सकती है, कड़ाके की ठंड हो सकती है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है, आप बहुत परेशान या पैनिक में रह सकते हैं, चोट लग सकती है, यातायात साधन का न होना, ये आपके साथ हो सकता है, आपके पास कोई ट्रैवल ऑप्शंस नहीं है, आपको पैदल ही चलना पड़ रहा है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी सैनिक या लड़ाके से आपका सामना होना, ऐसे में क्या करना है वो भी उन्होंने बताया है। रक्षा मंत्रालय ने इसके बाद कुछ सलाहें भी दी हैं कि अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो क्या करना होगा। आप साथी भारतीय नागरिकों से संपर्क में रहें, मानसिक रूप से मजबूत बने रहने की कोशिश करें। मुश्किल है, हिम्मत रखिए, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखने की कोशिश कीजिए, मानसिक रूप से मजबूत रहिए। छोटे छोटे समूह बना लीजिए, एक बड़े समूह के अंदर फॉर एग्जाम्पल 10-10 लोगों का एक ग्रुप, और उसमें से एक कोऑर्डिनेटर चुन लीजिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आप बना सकते हैं। हर 8 घंटे में हेड काउंट करें, गिने कि हमारे ग्रुप में 10 आदमी थे, अभी कितने हैं। कोऑर्डिनेटर ही दूतावास से या दूसरी अथॉरिटी से बात करें ताकि बाकी लोगों की फ़ोन की बैटरी बचे। फ़ोन में आपके गैर ज़रूरी ऐप्स अगर हों प्लीज़ डिलीट कर दीजिए। कम बात करने की कोशिश कीजिए, ऑडियो कम रखिए ताकि बैटरी आपकी ज़्यादा देर साथ दे, ब्राइटनेस थोड़ी कम कर सकते हैं। एक छोटी किट बनाइए जो आपके पास हमेशा हमेशा रहेगी। आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप चल रहे हैं, ये किट आपके पास रहेगी। इसमें आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आईडी होनी चाहिए, ज़रूरी दवा अगर आपको लगती है, टॉर्च होना चाहिए, कोशिश कीजिए अगर टॉर्च ढूंढ पाएँ, माचिस, कैंडल, कैश आपके पास जितना है, पावर बैंक अगर आपके पास में है, एनर्जी बार जैसे चॉकलेट हो गया, सूखे मेवे हो गए, पानी रखिए, मफलर रखिए, दस्ताने रखिए, टोपी, गर्म जैकेट और गर्म मोजे और जूते। हो सकता है इनमें से सारी चीज़ें आपके पास ना हो, जितनी चीज़ें इस लिस्ट में हम बता रहे हैं वो सब रखने की कोशिश कीजिए अपने पास। कम से कम सामान अपने साथ आप रखिए ताकि आसानी से आप जल्दी लेके जा सकें इनको, और जब चलें तो ये सारी ज़रूरी चीज़ें कैरी कर सकें। बहुत बड़ा या भारी बैग रखने की कोशिश मत कीजिए। खाना और पानी अब आप बचाइए। पूरी खुराक लेने की जगह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाने की कोशिश कीजिए। मुश्किल है लेकिन कोशिश कीजिए। अगर आप खुले में हैं तो बर्फ़ को पिघला कर आप पानी बना सकते हैं। बिछाकर सोने के लिए एक गार्बेज बैग रख लीजिए, ये जगह भी बहुत कम लेगा और बिछा के आप उसको इंसुलेट कर सकते हैं। अगर आप किसी इमारत के अंदर रह सकते हैं तो बेसमेंट या बंकर में रहने की कोशिश कीजिए, जितना कवर है उतना बेहतर है। गलियों में चलते हुए बीच सड़क पे मत चलिए, उसके किनारे किनारे चलिए। इमारतों की ओट लीजिए, दीवार के सहारे सहारे चलिए। खतरा जैसे ही महसूस हो, फायरिंग वायरिंग की आवाज़ आए, तुरंत झुक जाइए, अपना पॉस्चर छोटा कर लीजिए। कोई मोड़ ले रहे हैं अगर आप तो बहुत सावधानी रखिए। क्विक मूवमेंट्स मत कीजिए, रास्ता बार बार क्रॉस मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि कम रास्ता क्रॉस करना पड़े और मुड़ने से पहले टोह लेने की कोशिश कीजिए कि आगे क्या हो सकता है। साथ में एक सफ़ेद कपड़ा रखिए ताकि आप उसे झंडे की तरह इस्तेमाल कर सकें। ये ऐसे मामलों में आपको खूब काम आएगा जब आप किसी कॉम्बैटेंट के सामने आ जाते हैं और आपको उसे बताने की ज़रूरत पड़ती है कि आप शांति चाहते हैं, आप कॉम्बैटेंट नहीं हैं। सफ़ेद झंडा हिलाइए ताकि ये साबित हो, ये समझ में आए सामने वाले को, चाहे वो आपकी भाषा ना समझता हो, कि आप कॉम्बैटेंट नहीं हैं, आप उससे लड़ने नहीं आ रहे हैं। सायरन अगर आप बचते हुए सुनते हैं एयर रेड्स के या किसी भी तरह के, तुरंत शरण लीजिए जहां भी नज़दीकी आपको शरण लेने के लिए जगह मिल रही है।
अगर किसी मिलिट्री चेक पोस्ट से सामना होता है या सैनिक या किसी लड़ाके से सामना होता है, बड़े ध्यान से सुनिए, तो अपने हाथ उठाइए, मुट्ठियां खुली रखिए। ऐसे आपको मुट्ठी आपकी खुली रखनी चाहिए, दिखना चाहिए कि आपने हाथ में कुछ कैरी नहीं किया है। शांत रहिए, पोलाइट रहने की कोशिश कीजिए, जो जानकारी मांगी जा रही है वो दीजिए। सामने वाले के पास हथियार है, आपको ठंडे दिमाग से काम लेना है। क्या नहीं करना है वो भी अब हम आपको बता रहे हैं रक्षा मंत्रालय के हवाले से। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाइए। बंकर या बेसमेंट में अगर आप शरण लिए हुए हैं, बार बार बाहर जाकर के मत देखिए। अगर शेलिंग हो रही है फॉर एग्जाम्पल, तो तुरंत बाहर निकल के देखने की कोशिश मत कीजिए क्या नुकसान हुआ है। शेलिंग अगर हो जाए उसके बाद अच्छा 20 मिनट 30 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद उससे बाहर निकलिए। प्रदर्शनकारियों या लड़ाकों से दूर रहिए। सोशल मीडिया पर कोशिश कीजिए कि आप कमेंट ना करें जो किसी को प्रोवोक करे। हथियार या गोला बारूद, ऑर्डिनेंस आपको दिखता है, कोई वेपन सिस्टम दिखता है, कोई सैनिक गाड़ी दिखती है, उसको हाथ मत लगाइए, वो डेंजरस हो सकता है। हथियारों, सैनिक गाड़ियों आदि के साथ सेल्फी मत लीजिए। वीडियो बनाने से बचिए लाइव कॉम्बैट के। बंद जगहों में आग मत लगाइए, हो सकता है कि आपके सामान को आग पकड़ ले। कोशिश कीजिए कि आग ऐसी जगह लगे जहां से आपका सामान दूर है। शराब मत पीजिए, नशा मत कीजिए, ताकि आप अपने सेंसेस में रहें। गीले मोजे मत पहनिए, ये छोटी सी चीज़ है लेकिन बड़े काम की है। इससे आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, ठंड का मौसम चल रहा है। जब भी आपको मौका मिलता है तब जूते उतार लीजिए और मोजे सुखा लीजिए। मोजे सुखाने का मौका जब भी मिल रहा है उसको प्लीज़ कीजिए। जो इमारत आपको अस्थिर लगे, जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये खड़ी रहेगी या नहीं, अपन श्योर नहीं है, उसमें मत रुकिए। इमारत के अगर आप अंदर हैं तो खिड़की के कांच से दूर रहने की कोशिश कीजिए। जो फ्रेंच विंडोज़ होती हैं बड़ी बड़ी, ऊपर से नीचे तक कांच जिसमें होता है, उससे दूर रहिए। क्योंकि अगर कोई बम धमाका होता है तो चाहे वो बिल्डिंग पे ना गिरे, अगर वो बिल्डिंग से बाहर गिरता है तो भी एक कांच उड़ के आपको लग सकता है। कांच से दूर रहिए। चेक पोस्ट पर अगर आपको रोका जाता है तो कोई क्विक मूवमेंट्स मत कीजिए। जैसे अगर मेरे हाथ ऐसे हैं तो तुरंत जेब में नहीं डालना है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है जिससे सामने वाले को लगे कि आप जेब से कुछ निकाल रहे हैं। जब तक आपसे ऐसा कहा ना जाए, जेब में अचानक हाथ मत डालिए। क्विक मूवमेंट्स जनरली प्रोवोक करते हैं एक्शन के लिए। सामने वाले के पास हथियार है, चेक पोस्ट पे है, वो कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए। रक्षा मंत्रालय ने ये सारी जो सलाहें दी हैं ये एडवाइजरी है। कोई नहीं कह रहा है कि आपके साथ ऐसा ही होगा या ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, उन स्थितियों में आपको क्या करके आप अपनी जान बचा सकते हैं, उसको लेकर सलाह है ये। इससे रक्षा मंत्रालय ने मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के साथ मिलकर के तैयार किया है। अब चलते हैं एक और बड़ी खबर पर। खबर कर्नाटक से है। यूक्रेन में आपने युद्ध की भयानक तस्वीरें देखी, अब कर्नाटक में एक दंगे की भयानक तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वहाँ हिजाब विवाद तो ठंडा पड़ गया, लेकिन धार्मिक स्थल को लेकर नए सिरे से तनाव खड़ा हो गया है। स्क्रीन पर आप पत्थर देख रहे हैं, उन चीज़ों की निशानी देख रहे हैं जिनसे शांति टूटती है। घटना है कर्नाटक के कलबुर्गी ज़िले की, गुलबर्गा भी कहते हैं, और सटीक बताएं तो अलन कस्बे की। इस घटना में मोदी सरकार में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत सुबा का भी नाम आ रहा है। तो असल में क्या हुआ, किसने इतना बड़ा दंगा भड़काने की कोशिश की, किसने दर्जनों टन पत्थर जमा किए, किसने सैकड़ों लाठियां बंटवाई, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन पहले आप कुछ ये वीडियोस देखिए। असामाजिक तत्व किस्म के लोगों ने ये पत्थर जमा किए थे दंगे में इस्तेमाल के लिए। इसी तरह लाठियां भी जमा की गई थी, लेकिन कुछ घंटों पहले ही पुलिस ने ये जब्त कर ली और जिस हिंसा के लिए ये जमा हुआ था, ये सब कुछ वो नहीं हुई उस स्केल पे। अब असल में क्या हुआ वो समझिए। अलन कस्बे में एक दरगाह है लार्डे मशक नाम से, इसके पास ही एक मंदिर भी है। यहाँ पूजा को लेकर दो समुदायों में तनाव चल रहा था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से लिखा गया है कि श्री राम सेना दरगाह परिसर में बने राघव चैतन्य शिवलिंगा मंदिर में शुद्धिकरण, कथित शुद्धिकरण करना चाहती थी। 1 मार्च यानी महाशिवरात्रि के दिन ऐसा करने की योजना थी। मुस्लिम समुदाय भी अपने धार्मिक रिवाज के लिए दरगाह में जुटने की तैयारी कर रहा था। प्रशासन ने तनाव की आशंका के चलते दोनों पक्षों के 10-10 लोगों को पूजा की अनुमति दी थी, ताकि दोनों का काम हो जाए और शांति बनी रहे। पुलिस के मुताबिक महाशिवरात्रि को जिन 10 लोगों को पूजा की अनुमति दी गई थी, उनमें केंद्रीय मंत्री भगवंत सुबा भी थे। तनाव की आशंका को देखते हुए 27 फरवरी को ही इस इलाके में धारा 144 भी लगा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भीड़ जुटी और हिंसा हुई। 1 मार्च यानी महाशिवरात्रि के दिन ये हिंसा हुई। असल में क्या पूरा मामला हुआ, ये हमने अपनी तरफ से बताने के बजाय पुलिस के हवाले से बताना उचित समझा है। हमने विस्तार से बात की है कलबुर्गी जिले की एसपी ईशा पंत से। सुनिए। तो मैं पूरा मामला बेसिकली समझना चाहता हूँ कि असल में हुआ क्या था, किस तरह की चीजें वहाँ हो रही थी, बिल्डअप हो रही थी।
देखिए आलंद में एक मज़ार है, काफी पुरानी मज़ार है, काफी रेवर्ड है, काफी उसकी मान्यता है। हर समुदाय के लोग वहाँ पे जाके मन्नत मांगते हैं, उसकी पूजा करते हैं, सब है वहाँ। मज़ार जो मेन मज़ार है उसके बगल में एक छोटी सी मज़ार है, और वो छोटी मज़ार के बगल में एक शिवलिंग है। उस शिवलिंग में भी कई सालों से पूजा हो रही है। एक पंडित हैं, जोशी जी करके पंडित हैं, वो वहाँ पे जाके पूजा करते हैं, और उनको दरगाह कमेटी की तरफ से लैंड भी मिला है, ऐसा करके हमें पता चला है। वो सब है, वो काफी साल से हो रहा है। नाउ अभी किसी लोगों ने अभी बीच में क्या हुआ, पिछले नवंबर की बात है 2021 कि कुछ लोगों ने, कोई मिस्टीरियस हो सकता है, किसी ने वहां पे जो लिंग है उसके ऊपर मलमूत्र विसर्जन किया, और जिसके कारण वो उसके ऊपर हमको एक कंप्लेंट आई, और हमने उसके ऊपर एक एफआईआर रजिस्टर करके जिन्होंने भी एक कृत्य किया था उनको हमने अरेस्ट करके भेजा। फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर जो लोकल शासक हैं, जो एमएलए हैं, उनके कुछ प्रतिक्रिया हुई थी विधानसभा में, जिसके विपरीत कुछ और प्रतिक्रिया जो है मुस्लिम समुदाय से हुई थी। तो इस तरीके से वो चल रहा था। फिर एक आंदोला करके एक स्वामी जी हैं, आंदोला स्वामी जी, उन्होंने एक कॉल दिया कि हम आनंद चल के महाशिवरात्रि के दिन वहां पे बृहद तरीके से एक पूजा करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, और एक नींव रखेंगे मंदिर के निर्माण की वहां पे। तो उसके लिए हमको ये पता, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड का लैंड है, ये हमको पता चला कि वहां पे ऑब्वियसली आएंगे तो फिर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति डेवलप हो सकती है, कानून व्यवस्था में बाधा आ सकती है। तो उसके लिए हम लोग ने दोनों पार्टी को बुला के काफी हमने, मतलब कि डीसी जो है, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने और मैंने एसपी के तौर पे हम लोगों ने सभी को बुला के बातचीत करी। बहुत राउंड्स ऑफ टॉक्स हुई हैं। उसके बाद फाइनल डिसीजन ये हुआ कि देखिए किसी को भी लीगली हमारे पास, वी हैव नो राइट टू रिस्ट्रिक्ट देम, उनको रिस्ट्रिक्ट करने का हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ये एक प्रेसिडेंस है। क्योंकि ऑलरेडी वहां पे पूजा हो रही थी, तो अब बोलना कि कोई पूजा करने नहीं आएगा, वो अलाउ नहीं कर सकते। बट शांति सुव्यवस्था के लिए दोनों तरफ से एक वो क्या बोलते हैं, एक मध्य पाथ, एक मिडिल पाथ जो है वो अपनाया गया कि 10 लोगों को अलाउ करेंगे, जो कि हर पार्टी को मंजूर हो गया। फिर उसके बाद हुआ कि हम लोगों को ये लगा कि अगर कोई प्रोवोकेटिव स्पीच वहां पे देता है जाके, तो वहां पे कुछ गलत काम हो सकता है, कुछ राइट्स हो सकते हैं, या कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो उसके लिए हमने वहां पे 144 लागू किया, जो कि 144 के अंतर्गत 5 से ज्यादा लोग जो है वो इकट्ठा नहीं हो सकते, वो जो नॉर्मल जो होता है। और दूसरी बात, 3 लोगों को वहां पे जाने के लिए निषेध किया गया। सॉरी टू इंटरव्यू, मैं डेट के हिसाब से अगर आप बता दें ये 144 किस दिन लगाया गया, उस हिसाब से, ताकि और ऑडियंस कैन रिलेट। जी क्योंकि 27 तारीख से, क्योंकि ऐसा था कि गुलबर्गा सिटी से आनंद तक पाद यात्रा होगी, तो इसीलिए हमने 27 से आनंद में निषेध कर दिया था, 144 लगा दिया था। और साथ ही साथ जो ये जो कुछ हम लोगों को लगा था इन 3 लोगों के जाने से वहां पे गड़बड़ियां हो सकती हैं, उन लोगों को निषेध कर दिया था वहां पे जाने के लिए। ये सब हम, और वहां पे कई फोर्स जो है वो अराउंड 800-900 के करीब फोर्स भी डिप्लॉय हो गया था। सब कुछ ठीक था। 1 तारीख को हुआ ये, 1 तारीख को जिस दिन महाशिवरात्रि का दिन है, उस दिन जो 10 लोग पूजा करने के लिए आने वाले थे वो लोग आए, मगर उनके साथ कुछ 200 लोग भी पैदल चल के आना शुरू कर दिए। तो जैसे ही हमको पता चला, हमने उनको वहीं पे रोक दिया, आगे नहीं बढ़ पाए वो, और वहीं पे उनको रोक दिया, वो वहीं पे रुक गए। फिर उसके बाद हुआ कि जब तक वहां पे वो लोग रुक गए थे, उतनी देर में जो दरगाह है उसके पास करीब 3000 लोग जो हैं लाठी लेके, रॉड लेके इकट्ठा हो गए, एंड वो ऐसे हवा में ऐसे घुमाते हुए इकट्ठा हो गए, जो कि
फिर मैं गए ना, हमने अपनी पूरी फोर्स के साथ गए, उनको बोला, उनको उनके ही लीडर्स को बोल बोल के और अपने और उनको बोल बोल के हमने पीछे उनको करा, फिर उनको समझाया जिसमें 2-3 घंटे लगे और उनको साइड में वो लोग चले गए। फिर बाद में उनके लीडर्स जो हैं, जो भी जिनकी वो बात सुनते हैं और पुलिस की बात सुन के और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज यहाँ पे एसी जो हैं वो भी थी, तहसीलदार भी थे, डीसी भी थे, सो एवरीबडी वर्कड एज अ टीम, सो दे वेंट बैक, वो सब लोग के सब वापस चले गए। और इस मामले में फिर दरगाह कमेटी के लोगों ने ये बोला कि हमारी तरफ से भी कुछ 10 हिंदू जाके वहां पे पूजा करना चाहते हैं, तो उनको भी लाके और जो पहले से जो 10 लोग की लिस्ट हमारे पास थी, वो लोग सब आके पूजा के लिए अंदर गए। मैम थोड़ा सा प्रिसाइज अगर और थोड़ा और सटीक बताएं, तो दरगाह कमेटी के लोग मतलब आधे कस्टोडियन ऑफ द दरगाह मतलब या कैसे था, मतलब या फिर वक्फ बोर्ड में है तो दे आर लाइक मैनेजिंग कमेटी के जो लोग हैं। ओके, और वो मंदिर में पूजा करना चाहते थे ऐसा? नहीं, उनकी तरफ के जो हिंदू लोग हैं, सब उन्होंने कुछ 10 लोग हिंदू आइडेंटिफाई किए थे कि वो लोग भी पूजा के लिए जाएंगे करके, तो वो लोग भी गए और जो पहले से ही जो 10 लोग डिसाइडेड थे वो लोग भी आए और वो लोग चले गए, आराम से सब कुछ था। जैसे ही वो अंदर गए, जो मॉब था वो दौड़ के आया और उन लोगों ने स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी, उन्होंने वायलेंस शुरू कर दिया, उन्होंने वहां पे हमारे जो पुलिस वाले लोग थे उनके ऊपर अटैक किया, क्योंकि उनका घर जो है वहीं से सटा हुआ है, तो वहीं से ही उन लोग ने स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी और दौड़ के इस तरफ आए। और वहां पे जो गाड़ियां थी, डीसी की गाड़ी थी, एसपी मतलब मेरी गाड़ी थी, और वहां पे जो कुछ गवर्नमेंट व्हीकल्स थी और प्राइवेट व्हीकल्स थी उनको डैमेज किया। फिर उसके बाद पुलिस हैड टू रिजॉर्ट टू लाठी चार्ज और उसके बाद वो लोग दे ऑल डिस्पर्स और वो लोग चले गए। इतना सब घटनाक्रम उस दिन हुआ है। उसके बाद पुलिस ने नेक्स्ट डे हमने पूरे रात भर बैठ के जो इसमें इन्वॉल्व थे उनके पूरे वीडियोस देख के, क्योंकि हमारे पुलिस पर्सनल ऑलरेडी वो सारे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो वो देख के उन लोगों को आइडेंटिफाई किया और सुबह से हम लोगों ने अरेस्ट शुरू करी, जो कि एक बहुत अफवाह फैलाई जा रही है कि सुबह नहीं, पुलिस ने आधी रात में शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। सुबह 5-6 बजे से शुरू हुआ था और उसमें 165 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 9 महिलाएं हैं, जो कि अगर वहां पे नहीं होती तो मुझे विश्वास नहीं होता कि महिलाएं अभी इस तरीके का कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली नहीं करती हैं। यूजुअली ये होता है। क्राइम का कोई जेंडर नहीं है, बट सो एनीबडी कैन कमिट अ क्राइम। एंड इनफैक्ट वहां पे बच्चे भी, आई वाज शॉक्ड टू सी कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो लाठी लेके घूम रहे थे। उनको ये कहाँ हो रहा था? ये पर्टिकुलरली दरगाह में हो रहा था या दरगाह के अंदर? दरगाह के अंदर नहीं हुआ, ये कुछ भी दरगाह के अंदर नहीं हुआ, दरगाह के बाहर हुआ है। ये सब दरगाह के बाहर हुआ है, जस्ट बाहर। तो वहां पे वो लोग ने इस तरीके का जब कृत्य किया तो ऑब्वियसली पुलिस हैड टू टेक एक्शन, बिकॉज वी आर नॉट here to condone any kind of violence। हम लोग किसी भी, जो भी वायलेंस करेगा, जो भी लॉ को इस तरीके से तोड़ेगा, जो कि सोचेगा कि हम वायलेंस करके स्कॉट फ्री रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। बिकॉज वी आर नॉट हियर टू सी कि यहाँ पे कुछ भी कोई कृत्य करे और वो स्कॉट फ्री हो जाए। तो उसके बाद उनके ऊपर एक्शन हुआ, वो लोग को अरेस्ट किया गया। उसमें 9 महिलाएं भी हैं और कुछ माइनर्स भी हैं, जो कि जिनको माइनर्स को जिस तरीके से अरेस्ट करके भेजना था, वैसे जो कि बाय थ्रू प्रोसीजर जो होता है वो फॉलो करके किया गया है। इसमें एक बात सामने आई, क्योंकि बहुत फॉल्स प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो अब देख के पता चल रहा है कि कितना लोगों में वेस्टेड इंटरेस्ट है और कितना फॉल्स प्रोपेगेंडा, कितनी हद तक लोग जा सकते हैं। इसमें झूठे वीडियोस बनाए जा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल्स दूंगी। एक बोला जा रहा है कि 2 लोगों की वहां पे मृत्यु हो गई, बोला जा रहा है कि पुलिस ने उनको मारा है, और जो कि मतलब सत्य से सैकड़ों मील दूर है। क्यों? क्योंकि उनका भी वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है स्टेटमेंट का, और जिसमें ये पाया गया है, उन्होंने खुद ही बोला है कि पुलिस हमारे घर में नहीं आई, हमारे घर से किसी को कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, मगर आसपास पुलिस आई है। वो देख के अगर उनको, वो बोलते हैं कि वो देख के उनको कुछ हुआ होगा, इस तरीके की बात हो रही है। तो मतलब ये है कि पुलिस को ये इस तरीके का ब्लैकमेलिंग की जा रही है
और कोई जो पुलिस बाय लॉ काम करे, कानूनी तरीके से काम कर रही है, उस तरीके से हमको गलत ढंग से पूरी चीज जो है वो पेश की जा रही है। दूसरी बात ये बोला गया कि पुलिस जो है उनको बरी करने, जो दो जिनकी नेचुरल कॉज से डेथ हुई थी, उनको बरी करने के लिए, उनको दफनाने के लिए अलाउ नहीं किया। और ये तो मतलब ये अगेन बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि उनकी आराम से उनको दफनाया गया। इनफैक्ट कलबुर्गी में, गुलबर्गा में कुछ लीडर्स आए थे, मैंने उनको भेजा वहां पे कि आप खुद जाके देखिए स्थिति। आप लोगों की जो क्रिएट जो कर रहे हैं झूठ, जो वो एक पिरो रहे हैं झूठों की लड़ी, उस पे आप विश्वास मत करिए। और वो गए और उन्होंने मुझे फोन करके, एक नासिर हुसैन उस्ताद हैं, जेडीएस के एक लीडर हैं, वो एमएलए कैंडिडेट भी थे, उन्होंने मेरे को फोन करके बोला मैडम वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम भी वहाँ पे जाके दफना के नमाज करके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बिल्कुल अच्छा व्यवस्था है करके। और लोग झूठे वीडियोस बना रहे हैं। आज भी एक कोई वीडियो निकला है जिसमें, और ये सब वीडियो हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि भाई आप किस तरीके से फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और बट अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो समझदार हैं, और जब मैं उनको ये सब चीजें बता रही हूँ वो समझ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को बड़ी बस झूठ पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आज एक और वीडियो है, एक कोई है फिरदौस अंसारी, जिनके ऊपर पहले भी क्रिमिनल केसेस हैं, और हु इज वन ऑफ द पर्सन्स हु इज बिहाइंड दिस। उनकी जो उनके घर में उनकी जो बेटी है, जो कि जिनको पुलिस लेके आई थी, बट हमको पता चला वो माइनर है, तो उसको वापस भेज दिया, क्योंकि यू नो वी डोंट नॉट वांट टू एंश्योर कि हमारा जो एक्शन हो बिल्कुल ही न्यूट्रल और कोई भी कुछ गलत ना एक्शन हो। तो बच्ची को वापस भेजा गया, जिसमें अब वो बच्ची बोल रही है, उसने मुझे कल बात की, उसने मुझे फोन किया है, उस फोन में उसने एक भी बार नहीं बोला, जो बात नहीं बोली जो उसने आज जो उसने वीडियो में बोली। वो बोल रही है कि पुलिस वाले हमें अरेस्ट करने आए और उस समय बोलते हैं पाकिस्तान जाओ। दिस हैज बिकम अ यू नो इट इज बहुत अनफॉर्चुनेट है कि छोटे छोटे बच्चे भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ठीक है, आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, प्लीज लोगों को समझना चाहिए कि इस तरीके के फॉल्स नैरेटिव पे विश्वास नहीं करना है, और नहीं फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने हैं। जो भी अफवाहें फैलाएगा, झूठ फैलाएगा, वो भी एक अपराध है। तो अपराध के ऊपर अपराध करना अच्छी बात नहीं है। लोगों से यही दरख्वास्त करती हूँ कि आप भरोसा करिए। अभी तक पुलिस ने और हम पूरा जो जिला तंत्र है, सबने एक लीगली कानूनी तौर से काम किया है, और आगे भी वैसा ही करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य वही है। हम लोग संविधान की कसम लेके यहाँ पे बैठते हैं, और वही हमारे लिए है इम्पोर्टेंट। बाकी कोई भी चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है। Whatever be the thing, our only purpose is to ensure law and order. I am here for that, and nobody, no amount, kitna bhi log false propaganda create kare, I am not going to do anything which will be which will hamper law and order. तो false propaganda जो करते हैं वो करें, but हमें जो सही काम करना होगा वो हम करेंगे ही। मैम, बीइंग ए पुलिस ऑफिसर यू नो इट वेरी वेल कि लोग अपने से खुद से आके इकट्ठा नहीं होते हैं, कोई ना कोई फोर्स उसके पीछे, उनको कोई कॉन्स्पिरेटर होता है, कोई फोर्स होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है जो उन्हें इकट्ठा करता है और इस तरह प्रोवोक करता है। इस केस में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल लीडर? देयर आर सम पीपल, कुछ लोग हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक हैं जिनको अभी जो कि अभी लोगों को उकसाकर खुद भाग गए हैं। Can you please name the organization? मतलब आप उनका नाम या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, या लीडर्स है, ऑर्गेनाइजेशन वी आर स्टिल इंडिविजुअल्स में है तो दे आर अक्यूज्ड, सो यू कैन नेम देम। या फिरदौस अंसारी करके हैं, और वो उन्होंने बहुत लोगों को उकसाया है। और मतलब कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि डबल गेम खेलते हैं। अनफॉर्चुनेटली ही इज वन ऑफ दोस पीपल, एंड खुद लोगों को अरेस्ट करवाया और खुद भाग गए। मतलब इस तरीके के भी लोग जो होते हैं वो उस टाइप के लोग हैं। तो और भी कुछ एक लोग हैं जिनके बारे में हम लोग सारी माहिती करके पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको भी अरेस्ट करेंगे। मगर बात यह है कि जो भी हुआ, बात यह है, हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि कुछ भी राइट होता है, कुछ भी होता है, तो सफरर जो होते हैं वो आम आदमी होता है, और आम आदमी इन सब लोगों के झांसे में पड़ जाते हैं।
हमने केंद्रीय मंत्री या किसी और राजनीतिक पार्टी की भूमिका इस हिंसा में होने को लेकर भी एसपी से सवाल पूछा। सुनिए उनका जवाब। बताना चाहूंगी, जो 10 लोगों की जो लिस्ट दी गई थी कि जो दरगाह में जो शिवलिंग है उसमें पूजा करने के लिए आएंगे, उनमें उनका भी नाम था, तो वो पूजा करने के लिए आने वाले थे। और इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगी कि हमारे ऊपर, पुलिस के ऊपर एक बहुत ज्यादा एलिगेशंस आ रहे हैं कि हमने एक तरफा कार्रवाई की है और जो दूसरी तरफ से जो 144 का जो वायलेशन हुआ है उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो उसमें एक बताना चाहूंगी थोड़ा सा क्योंकि हमारे दर्शकों को समझने के लिए थोड़ा सा इसको बेटर, आप कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई की है, ये आरोप कौन लगा रहा है पुलिस पे, कौन सा पक्ष लगा रहा है? अच्छा, जो फॉल्स प्रोपेगेंडा करते हैं, वो लोग इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने ओनली मुस्लिम्स के ऊपर कार्रवाई की है, माइनॉरिटीज के ऊपर कार्रवाई की है, और दूसरे जो पक्ष जो है मेजॉरिटी सेक्शन के ऊपर, हिंदूज के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, एफआईआर नहीं की गई है। तो मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि ये जो रैली आई है वो डेफिनेटली 144 का उल्लंघन है, जिसमें तहसीलदार ने 188 आईपीसी के अंतर्गत जो कार्रवाई करनी होती है उसमें ऑलरेडी जो कोर्ट को संज्ञान में लाने के लिए जो एक कंप्लेन देनी होती है वो दे दी है दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों तरफ से 144 का वायलेशन हुआ है। मगर ये जो रैली आई थी उसने किसी भी तरीके से वायलेंस नहीं किया, उनके हाथ में ना लाठी थी नहीं कुछ था, तो एफआईआर का मतलब नहीं बनता है। जो लीगल एक्शन होना था वो हो गया है, बट एफआईआर जो है उसमें वो हो ही नहीं सकती थी। एफआईआर होती है जहाँ पे जैसे जो वहाँ पे जो वायलेंस हुआ है, जहाँ पे जो पत्थरबाजी हुई है, जो जहाँ पे सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, जहाँ पे राइटिंग की प्रिपरेशन हुई है, उसके लिए एफआईआर की जाती है और उसके लिए एफआईआर हुई है। 144 के उल्लंघन के लिए कोर्ट में अर्जी दी जाती है और कोर्ट जो है वो स्वतः फिर संज्ञान लेते हैं। कोर्ट हमारी जो एप्लीकेशन होती है, तहसीलदार ने जो एप्लीकेशन दी है उसके बेसिस पे वो संज्ञान लेते हैं। तो ये मैं लोगों को क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि एफआईआर उसमें नहीं की जाती है, और जो एफआईआर हुई है वो राइटर्स के ऊपर हुई है, जो जिन्होंने वहां पे पत्थरबाजी की है उनके ऊपर एफआईआर हुई है। हमने मंत्री से संपर्क साधने की कोशिश की, उन्होंने बातचीत का टाइम भी दिया था लेकिन फिर जवाब नहीं आया। बहरहाल इस इलाके में अब तनावपूर्ण शांति, 165 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कुछ आरोपी फरार भी बताए जा रहे हैं। प्रशासन का सख्त पहरा है। खबरों के लिहाज से इतना ही। आखिर में अब की राय। आज का सवाल था कि भारत सरकार यूक्रेन से छात्रों को वापस देश लाकर शानदार काम कर रही है, क्वेश्चन मार्क। हाँ में जवाब दिया है 88% लोगों ने और ना में जवाब दिया है सिर्फ 12% लोगों ने। अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर द ललन टॉप को फॉलो करें। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या #LTShowOnCoo के साथ आप कू करके बता सकते हैं, हम उसे भी द ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। जो छात्र हमें यूक्रेन के पड़ोसी देशों से देख रहे हैं या फिर यूक्रेन के अंदर से भी देख रहे हैं, उन्हें हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हिम्मत रखिए, कुछ दिन की और बात है, आप वापस भारत में होंगे, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। देखते रहिए द ललन टॉप।